अब हम लोग जो है लास्ट जो हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे थे वो उसमें हम लोगों ने जर्नल बनाना सीख लिया है। हम लोग जर्नल की पोस्टिंग, जर्नल एंट्रीज जो करते हैं उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में कैसे होगी। हर अकाउंट का अपना अपना लेजर अकाउंट बनता है। जैसे सेल का अपना एक लेजर अकाउंट होगा, कैश अकाउंट का अपना एक लेजर अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट का अपना एक लेजर अकाउंट होगा। तो जितने तरह की जनरल एंट्रीज करते हैं और उसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब का अपना एक लेजर अकाउंट होता है, जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स एक ही जगह पे आपको दिखते हैं। बट हमें जर्नल एंट्री पहले पास करनी पड़ती है और उस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हम अलग अलग लेजर अकाउंट में करते हैं। तो वो मैंने आप लोगों को लेजर अकाउंट क्या होता है वो बताया। फिर जब आपके पीरियड के अंत में, जब आपका एक पीरियड खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उस लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अब उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये इस पर निर्भर करता है कि किस साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड में ज़्यादा है या क्रेडिट साइड में ज़्यादा है। अगर लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में ज़्यादा है तो हम लोग ये बोलेंगे इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और अगर उस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है। और जितना ज़्यादा होता है, सपोज डेबिट साइड में ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतना हम लोग क्रेडिट साइड में लिख के बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए कहाँ जाना होगा, उल्टे साइड में जाना होगा। सपोज अगर कैश का डेबिट बैलेंस है, कैश अकाउंट ज़्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, तो कैश का डेबिट बैलेंस है। अब अगर मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके क्रेडिट साइड में जाके जितने से ज़्यादा है उसको बाय बैलेंस ब्राउट डाउन करके हम लोग दोनों को मैच करा देते हैं। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में ब्राउट डाउन करना होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में ब्राउट डाउन करना होगा। फिर अगले ही पीरियड के स्टार्टिंग में जितना बैलेंस आपने ब्राउट डाउन किया है उसको फिर उसके उल्टे साइड, यानी कि अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में उतना बैलेंस को फिर कैरी डाउन कर देना होगा कि इतने से ज़्यादा था वो उसका ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाए। इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं, यही लेजर है। अभी जो मैंने आपको लास्ट सेशन में या जो लास्ट मॉड्यूल था या लास्ट एग्जाम्पल था उसमें जो आपको लेजर का बैलेंसिंग दिखाया, और लेजर जो दिखाया कि इस तरह का होता है, लेजर मैंने आप लोगों को दिखाया कि लेजर जो है इस तरह का होता है, जिसमें कि सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, फिर अमाउंट का कॉलम होता है, ये डेबिट साइड हो गया, और फिर एक डेट का कॉलम होता है, फिर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है और एक अमाउंट का कॉलम हो गया। ये आपका डेट का कॉलम है, ये आपका डेट का कॉलम है, ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम है, और ये अमाउंट का कॉलम है, ये डेबिट साइड से। अब ये क्रेडिट साइड है, फिर इसमें क्रेडिट साइड का ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, और ये अमाउंट का कॉलम है। ये हमारा एक लेजर, सपोज ये फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, उसका लेजर ऐसा दिखेगा। और इसके बाद हम लोग इसकी बैलेंसिंग करते हैं। बट जब आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आएंगे, जब आप टैली सीख रहे होंगे, जो आजकल का कंप्यूटर के थ्रू हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें लेजर आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। घबराना नहीं है, लेजर आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। उस केस में थोड़ा इस तरह से दिखेगा। सपोज ये फर्नीचर अकाउंट है, सपोज आपने फर्नीचर अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है, तो एक साइड में डेट रहेगी सारी, जब जब जो डेट में हुआ है, और सपोज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लेजर में ये वाली पोस्टिंग थी, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही दिखेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। सपोज आपने फर्नीचर अकाउंट को बेचा होगा, बाद में कुछ किया होगा उसका, तो बाय कैश लिखा होगा, तो फर्नीचर अकाउंट फिर जो है क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे फिर जो है बाय कैश अकाउंट करके यहाँ पे फिर आपको वो 20,000 रुपया वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे डेबिट साइड होगा और यहाँ पे क्रेडिट साइड होगा, यहाँ पे 20,000 होगा। और आपको बैलेंस करने के लिए फिर ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल जो बैलेंस है और इसमें जो बैलेंस है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। अभी आप लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको इसलिए के बताया है कि कल को जब आप टैली की क्लास कर रहे हो और आप लेजर अकाउंट को देखें कि मेरा लेजर अकाउंट कैसा दिखता है, तो ऐसा नहीं दिखेगा तो घबराना नहीं है, ऐसा दिखेगा, ठीक है।
बट मैनुअल अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं या जो पढ़ाई लिखाई जो करते हैं उसमें लेजर हमें इसी तरह से सिखाया जाता है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं इसी तरह से सिखाया जाता है। टैली आ जाने के बाद या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ जाने के बाद थोड़ा सा जो फॉर्मेट्स है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होते हैं, वो उससे ज़्यादा अच्छा ही होता है। लेजर अकाउंट जब हम लोग सीख गए, जर्नल तो हम पहले से जानते ही थे, तो एक अगला जो टॉपिक आता है अकाउंट्स में वो आता है कैश बुक का, कि आपको कैश बुक बनाना आता है कि नहीं। कैश बुक और कैश अकाउंट का जो लेजर बनाते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कैश अकाउंट जो बनाया था बेसिकली वही हमारा कैश बुक था। उस कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई अंतर नहीं है। बुक इसलिए के बोलते हैं, कैश अकाउंट नहीं बोल के कैश बुक वर्ड यूज, फर्नीचर बुक नहीं होता है, परचेज कब बनाते हैं उसको सब्सिडरी बुक बनाते हैं, बट छोटे मोटे अकाउंट का बुक नहीं बनता है। कैश बुक इसलिए के बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें एंट्री हो जाती है, 1-2 पेज का नहीं होगा, 10, 15, 20, 30, 40 पेज का आपका, क्योंकि कैश में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं तो वो मोटा हो जाता है, इसलिए कि पुराने ज़माने से कैश बुक बोला जाता है। तो कैश बुक और कैश अकाउंट में हमारे पर्पस के लिए कोई अंतर नहीं है। तो दूसरा एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, कैश का बैलेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। आपको आपके पिताजी ने 100 रुपये दिए, क्या आप बिना किसी से कर्ज लिए हुए, आपके पास 100 रुपया नगद है, आप क्या 110 रुपया खर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैश 100 रुपया है तो निकलेगा ही 100 रुपया, 110 रुपया नहीं निकल जाएगा। तो कैश का अगर आया है 100 रुपया, यानी कि कैश का डेबिट बैलेंस अगर 100 रुपया है, तो जब निकलेगा क्रेडिट साइड में तो 20 निकलेगा, 40 निकलेगा, 30 निकलेगा और फिर फाइनली 10 निकलेगा। 20, 40, 20, 60, 30, 90, 10, 100, 10 निकलेगा, 15 नहीं निकल पाएगा। इसलिए कि कैश का बैलेंस जब भी आप देखेंगे या तो जीरो होगा या कैश का पॉजिटिव बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा। कैश के संदर्भ में डेबिट बैलेंस मतलब कैश का पॉजिटिव बैलेंस है, कैश है आपके पास। अब हम लोग एक कैश बुक डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। कैश बुक में बेसिकली जो पहले मैनुअल अकाउंटिंग में बनता था, जो अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में नहीं होता है, इसीलिए कि ये चैलेंज है मेरे लिए कि मैं आपको वो बताऊं या ना बताऊं। जैसे जो कैश बुक होता है, कैश बुक जो है 3 तरह का होता है। ये बस आप लोग इसको समझिए, सुनिए, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं कैश बुक का, लेकिन कैश बुक कैसे लिखा जाता है एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। कैश बुक या तो सिंगल कॉलम होगा, कैश बुक या तो सिंगल कॉलम होगा या डबल कॉलम होगा या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब देखिए, सिंगल कॉलम जो कैश बुक होता है उसमें केवल कैश अकाउंट का डिस्कशन करते हैं, कोई और उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश को भी रिकॉर्ड करते हैं और डिस्काउंट अकाउंट को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसिप्ट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश अकाउंट भी आता है, बैंक अकाउंट भी आपका आ जाता है और डिस्काउंट अकाउंट भी आता है। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। ये कैश बुक का पहले इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था। टैली के अंदर कैश का अलग लेजर होता है, बैंक अकाउंट का अलग लेजर होगा। आप जब बैंक का खोलेंगे तो केवल आपको बैंक का सारा उसमें ट्रांजैक्शन एक जगह दिखेगा, तो वहाँ पे मैच नहीं होता है कैश और बैंक, मतलब कैश बुक के अंदर बैंक बुक नहीं बनता है, बैंक का अलग अकाउंट होगा, आपका SBI का हो, PNB का हो, ये हो। तो मैनुअल अकाउंटिंग में कैश और बैंक का एक साथ बुक बनाते थे, पहले बनाते थे। तो अब ये सब चीज़ें थोड़ी इरेलीवेंट हो गई हैं, बट जानकारी के लिए हम लोग जो है एक कैश बुक बनाएंगे। जिस तरह से कैश अकाउंट बनता है उसी तरह से कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई अंतर नहीं है। एक बार आपका प्रैक्टिस फिर से हो जाएगा कि लेजर, क्योंकि मैंने बताया कि कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई अंतर नहीं है, तो जब कैश अकाउंट बना रहे हैं मतलब कैश का लेजर बना रहे हैं, तो आपकी लेजर पे भी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम लोग एक कैश बुक का एग्जाम्पल अभी देखेंगे।
ये एक तरह का लेजर ही है। पेज नंबर 38 इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहनलाल सिंह। मोहनलाल सिंह के कैश बुक में आप ये सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कीजिए, ये दिया हुआ है। तो इसको हमें बनाना है और इसमें जो है डिस्काउंट भी है, तो हम डबल कॉलम कैश बुक एक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक डबल कॉलम कैश बुक का प्रोफॉर्मा खींच लेते हैं। डबल कॉलम कैश बुक का हम एक प्रोफॉर्मा खींच लेते हैं। ये रहा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिखना है या ज़्यादा बेहतर है, हम लोग अभी कैश बुक बोल रहे हैं तो कैश बुक बोलें। कैश बुक मैंने बताया कि कैश अकाउंट ही होता है, तो एक तरह का ये लेजर ही है। कैश बुक में हम लोग जानते हैं कोई भी लेजर में सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, ये डेट का कॉलम हो गया। उसके बाद एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम होता है, तो कैश अमाउंट, और एक चूंकि ये डबल कॉलम कैश बुक है तो एक डिस्काउंट का भी लेजर होगा। ये हो गया आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड जितना बात इधर लिखे हैं उतना ही बात हमें इधर लिखना होगा, ये क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले फिर डेट का कॉलम होगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, उसके बाद एक कैश अमाउंट का। कैश अमाउंट से पहले चूंकि हम लोग डिस्काउंट जो है ना वो पहले लिखते हैं, सॉरी वहाँ पे भी जो है हमें पहले डिस्काउंट का जिक्र करना था। उसके बाद कैश, डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट। डबल कॉलम कैश बुक है इसलिए कि डिस्काउंट का भी कॉलम आया और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ये डिस्काउंट और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लें। ये डेबिट साइड था, ये क्रेडिट साइड हो गया। ये आपका एक कैश बुक इस तरह से, कैश लेजर भी इसी तरह का दिखता है, कैश अकाउंट भी इसी तरह का दिखता है। अब इसमें देखिए सबसे पहला है अप्रैल 1 मोहनलाल कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1 लाख। मोहनलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश से। तो मोहनलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मोहनलाल के बिजनेस और मोहनलाल में अंतर है। मोहनलाल के बिजनेस में पैसा आया या गया? मोहनलाल के बिजनेस में पैसा आया, कैश आया। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट करेंगे। और देने वाला कौन है? मोहनलाल। अपने ही बुक में अपने ही मालिक का हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पैसा आया कैश बुक में, इसको रिसिप्ट साइड बोलते हैं और इसको पेमेंट साइड बोलते हैं। जब भी रिसिप्ट करेंगे इस साइड लिखेंगे, जब भी पेमेंट करेंगे इस साइड लिखेंगे। अब पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया? मोहनलाल ने, तो टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो आप कैश के अमाउंट कॉलम में 1 लाख रुपया लिख दिए। डेट भी आप लिख दीजिए, 1 अप्रैल को ये घटना हुई। पहली एंट्री हमने कर दी, कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। दूसरा है बाउट गुड्स फॉर कैश रुपीज 65,700, गुड्स परचेज किया है कैश में 65,700। तो परचेज किया है, आपका पैसा आया या गया? पैसा आपका निकला, आपने सामान परचेज किया है तो पैसा निकला, पेमेंट किया है आपने। बाउट गुड्स फॉर कैश 65,700 आपने परचेज किया है, बाय किया है, बाउट किया है गुड्स 65,700 का, तो पेमेंट किया है 65,700 का, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? परचेज अकाउंट। तो बाय परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज अकाउंट। कितने से? 65,700 से। 65,700 का आपने परचेज किया है, कैश आपका 65,700 निकला, उसकी भी एंट्री आपने, उसकी भी पोस्टिंग कर दी है। कितने तारीख को? ये हुआ है 2 अप्रैल को। देख लीजिए, लेजर में इसी तरह से पोस्टिंग होती है। आपकी 2 एंट्री थी। पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, आपने पोस्टिंग कर दी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के लेजर में इसकी पोस्टिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट 1 लाख। दूसरी एंट्री आपने की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने कैश परचेज किया, एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 65,700। अब इसकी पोस्टिंग करनी है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज अकाउंट 65,700, आपका 65,700 रुपया निकला। वैसे भी ये पेमेंट साइड है। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4320, आपने गुड्स सेल किया है कैश में 4320 रुपये का, तो कैश सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए से? 4320 रुपये से। कितने तारीख को ये किया है? ये आपने किया है 3/4 को। यही एंट्री है ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4320, आपने गुड्स सेल किया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 4320। उसके बाद आपने फतेह सिंह से कैश रिसीव्ड किया है, फतेह सिंह से कैश रिसीव्ड किया है 1800, तो कैश अकाउंट डेबिट कौन देने वाला है? फतेह सिंह टू फतेह सिंह। ओके, अभी हम लोग जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोगों ने देखा कि हमने कैश सेल किया था, 3 अप्रैल को, तो हम लोगों ने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 4320 रुपये। अब 6 तारीख को हमें फतेह सिंह से 1800 रुपया मिला है। 6 अप्रैल को आप देखिए लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम फतेह सिंह रुपीज 1800, और उसी के नीचे लिखा हुआ है हमने फतेह सिंह को डिस्काउंट दिया है 50 रुपये का। तो हमारे पास कैश कितना आया है? 1800 रुपया, डिस्काउंट कितना दिया है? 50 रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह 6 अप्रैल को। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी केवल जर्नल एंट्री के लिए, हमारे पास फतेह सिंह से रिसीव्ड कैश फ्रॉम फतेह सिंह, हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हमारे पास आए? 1800 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट 1800 रुपया, और हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया 50 रुपये का। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 50 रुपया टू फतेह सिंह से हम 1850 रुपया पा रहे होते, और उसमें से क्या हुआ, उसने हमें 1800 रुपया कैश में दिया, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 50 रुपये का, तो फतेह सिंह क्रेडिट हो गया 1850 रुपये से। तो हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह, डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे हम लोग 50 रुपये, और कैश आया हमारे पास 1800 रुपया। यही एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह, कैश अकाउंट डेबिट 1800 रुपये से हो रहा था, डिस्काउंट अलॉट 50 से डेबिट हो रहा था। अब देखिए डिस्काउंट जो है वो भी डेबिट हो रहा है 50 रुपये से, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1800 रुपये से, और फतेह सिंह जो क्रेडिट हो रहा है वो टोटल 1850 रुपये से क्रेडिट हो रहा है।
इसके बाद है 9 अप्रैल को आप देखिए, पेड कैश टू सुगन चंद 19,500। हमने सुगन चंद को कैश पेमेंट किया 19,500, हमारे पास से कैश निकला और सुगन चंद ने हमें डिस्काउंट भी अलाउ किया 500 रुपये का। इसका ये मतलब है कि हमको टोटल सुगन चंद को 20,000 रुपये देने थे। हमें सुगन चंद को टोटल 20,000 रुपये देने थे, जिसमें से कि हमने सुगन चंद को 19,500 कैश में दिया और 5,000 का डिस्काउंट रिसीव किया। तो सुगन चंद की लायबिलिटी जो हमारे ऊपर थी वह थी 20,000 रुपये की। तो पहले मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको इसका दिखाता हूँ। सुगन चंद को हमने पैसा दिया, सुगन चंद को हमने पैसा दिया, सुगन चंद रिसीवर है, सुगन चंद अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये से। सुगन चंद का उधार हमारे ऊपर जो था, जो हमें देना था 20,000 रुपये देना था। टू कैश हमने दिया इनको, कैश हमने दिया 19,500 और डिस्काउंट हमें मिला। डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, तो डिस्काउंट रिसिप्ट को क्रेडिट किया है 500 रुपये से। ये जर्नल एंट्री है। ये जर्नल एंट्री आप लोगों को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कैसे हो रहा है। सुगन चंद का 20,000 रुपया हमारे ऊपर होगा, सुगन चंद को हमने 19,500 कैश में दिया, तो कैश हमारा निकला, जितना निकला वो 19,500 और डिस्काउंट रिसीव किया हमने 500। डिस्काउंट हमारे लिए अगर रिसीव करते हैं तो वह इनकम होता है, तो क्रेडिट होगा 500 रुपये से। तो सुगन चंद टोटल कितने से डेबिट होगा? 19,500 हमने कैश में दिया, 500 रुपया उसने छोड़ा, इसका मतलब उसका 20,000 रुपया हमारे ऊपर था, हमने पूरा का पूरा 20,000 रुपया उसको दिया है। तो हमारे बैलेंस में सुगन चंद का उधार बैलेंस, जो सुगन चंद हमारे बुक में एज क्रेडिटर, उसका क्रेडिट बैलेंस 20,000 का होगा, उसको ख़त्म करना है। तो उसको डेबिट किया 20,000 से और कैश दिया 19,500 का, डिस्काउंट रिसीव मिला 500 का। अब इसी की पोस्टिंग हमें कैश बुक में करनी है, इस जर्नल एंट्री की। तो कैश अकाउंट देखिए क्रेडिट हो रहा है 19,500 से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट किससे? बाय सुगन चंद। यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक आपको सोचना है कि यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। कैश अकाउंट क्रेडिट बाय सुगन चंद, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय सुगन चंद। सुगन चंद को कितना रुपया पेमेंट किया? हमारा पैसा निकला है, ये पेमेंट साइड है, पैसा निकला है इसलिए कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्रेडिट 19,500 और डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है? 500। ये हमने एक साथ जो है डिस्काउंट में भी पोस्टिंग, डिस्काउंट अकाउंट में भी पोस्टिंग कर रहे हैं और कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग कर रहे हैं। इसको डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। उसके बाद है, और ये हुआ था 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को हमने सुगन चंद को पेमेंट किया है। उसके बाद है ऑफिस फर्नीचर के लिए 12 अप्रैल को हम लोगों ने पेमेंट किया 5,680। तो पैसा हमारा आया या गया? पैसा हमारा गया। हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। एंट्री क्या हुई होगी? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारा कैश निकला होगा कितने रुपए से? 5,680 से। ये जर्नल एंट्री है। अब इसी की हमें पोस्टिंग करनी है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट किससे? बाय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। तो हमने जो है 12 अप्रैल को, देखिए 12 अप्रैल को ऑफिस फर्नीचर परचेज किया था, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय ऑफिस फर्नीचर। हमारा कैश निकला किसके कारण? ऑफिस फर्नीचर के कारण, वो हमारे पास आया, ऑफिस फर्नीचर आया, कैश निकला। तो कैश निकला बाय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए से? 5,680 से। ये हमने इस एंट्री की भी पोस्टिंग कर दी कैश बुक में। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7810। हमने गुड्स सेल किया कैश में 7810 में, तो हमारे पास कैश आया, कैश में सेल किया है। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आता है तो डेबिट करते हैं, टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स सेल किया है इसलिए कि सेल वर्ड यूज होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कितने रुपए से? 7810 रुपए से। तो कुछ नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो टू
सेल अकाउंट 7,810 से। ये कितनी तारीख को ये एंट्री हो रही है? ये एंट्री हो रही है 18 मार्च को। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुब्रमण्यम 9,870। हमें सुब्रमण्यम से 23 अप्रैल को 9,870 रुपये मिले और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 120 रुपये का। इसका मतलब है सुब्रमण्यम से हमें कितना पैसा पाना था? सुब्रमण्यम से हमें 9,870 उसने कैश में दिया है और 120 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। मतलब 9,990 रुपये का हमें सुब्रमण्यम को हमें देना था, बट सुब्रमण्यम ने 9,870 दिए और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, हमारे पास पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा तो हमेशा कैश को डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कि कैश को डेबिट करना होगा। कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का कैश आया है? 9,870 रुपये का। डिस्काउंट कितने का अलाउ किया है उसको? तो डिस्काउंट अलाउ किया है, इसका मतलब एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउ किया है जिसका मतलब वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट क्या होगा हमारा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 120 रुपये से। और जितना का डेबिट है उतने का क्रेडिट होगा सुब्रमण्यम से। कैश हमारे, हु इज द गिवर? सुब्रमण्यम इज द गिवर। कैश किसने दिया है? सुब्रमण्यम ने दिया है। तो सुब्रमण्यम को क्या होगा? सुब्रमण्यम, सुब्रमन, वो 9,990 रुपये से सुब्रमण्यम क्रेडिट होगा। तो अब देखिए इसी की पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सुब्रमण्यम अकाउंट, सुब्रमन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सुब्रमण्यम अकाउंट। कितने से? कैश कितना आया है? कैश के कॉलम में कैश जितना आया है उतना ही लिखेंगे। डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट अलाउ कितना किया है? 120 रुपया। इसका मतलब आप ये देखिए, कैश बुक में ये डिस्काउंट अलाउ का कॉलम है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है। ये हमने इसकी भी पोस्टिंग, ये जर्नल एंट्री थी, जर्नल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग कर दी, कैश के लेजर में पोस्टिंग कर दी। ये हुआ है 23 अप्रैल को। 27 अप्रैल को देखिए, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग रुपीज 500। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। हम लोग बिजनेस में अगर एक्सपेंस करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिख दीजिए, ज़्यादा सही लगेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए खर्च है। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 500 रुपये का पे किए हैं, कैश में पेमेंट किए हैं। तो एक तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश का अकाउंट। एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जहां एक्सपेंस दीजिए उसको डेबिट कीजिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को डेबिट किया तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, हमने कैश में पेमेंट किया है। टू कैश अकाउंट, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 500 रुपये। तो हम लोग देखें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश हमारा गया है तो पेमेंट साइड ये है। इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्रेडिट किससे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से। तो हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट क्रेडिट बाय एडवर्टीजमेंट, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 500। तो ये आप देखिए, ये हम लोग जो है इसकी पोस्टिंग जर्नल एंट्री है और जर्नल एंट्री के उसके रेस्पेक्टिव कैश लेजर में हम लोग इसकी पोस्टिंग करते जा रहे हैं। इसके बाद है कैश पेड टू एशिया ट्रेडिंग कंपनी 20,300, डिस्काउंट रिसीव्ड 250 रुपया। एशिया ट्रेडिंग कंपनी को हमने कैश पेमेंट किया है 20,300 रुपया और उनसे डिस्काउंट भी मिला है 250 रुपये का। इसका मतलब एशिया ट्रेडिंग कंपनी को हमें कितना रुपया देना था? एशिया ट्रेडिंग कंपनी हमारा क्रेडिटर रहा होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस रहा होगा। अब एशिया ट्रेडिंग कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने उसको 20,300 रुपया कैश में पेमेंट किया है और ये भी बोल रहे हैं कि हम उससे 250 रुपया डिस्काउंट भी मिला है। तो टोटल कितनी की लायबिलिटी हमने उसकी ख़त्म कर दी? टोटल लायबिलिटी हमने उसकी ख़त्म की 20,300 प्लस 250, मतलब 20,550 रुपये की लायबिलिटी रही होगी एशिया ट्रेडिंग कंपनी को। हमें देना होता
एशिया ट्रेडिंग कंपनी को हम देते 20,550 रुपया, जिसमें कि 250 रुपया का उन्होंने हमें छूट दे दिया, यानी कि डिस्काउंट मिला, और हमने कैश में उनको 20,300 रुपया ही दिया। तो हमने डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। उसके बाद कैश जा रहा है हमारे यहाँ से 20,300, कैश रियल अकाउंट है, अगर वो जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, जो पैसा रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। एशिया ट्रेडिंग कंपनी पर्सनल अकाउंट है, एशिया ट्रेडिंग कंपनी डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले अगर आप जर्नल एंट्री में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत नहीं आएंगी। एशिया ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, टोटल 20,550 से। आपका 20,550 रुपये उसको देने थे, उसका क्रेडिट बैलेंस था। पूरे के पूरे खत्म करने के लिए उतने ही अमाउंट से आपको डेबिट करना होगा। एशिया ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 20,550 टू, आपने कैश पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट, कैश हमारा गया है 20,300, और लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 250 रुपया। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसी एंट्री का हम लोग पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में हमारा क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट 2 है, यानी कि कैश हमारा जा रहा है। पेमेंट साइड में एंट्री होगी, हमारा कैश निकला है 20,300। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एंट्री को जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट किससे, एशिया ट्रेडिंग कंपनी से, या पेमेंट साइड में हमने एशिया ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट किया है तो बाय एशिया ट्रेडिंग कंपनी। कितना रुपया हमने पेमेंट किया है, 20,300। तो कैश के कॉलम में 20,300 लिखेंगे। डिस्काउंट कितना मिला है, 250, तो वो यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट। ये डिस्काउंट रिसिप्ट का कॉलम है, ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है। इसके बाद है कैश सेल किया है आपने 1280 रुपये का, ये कुछ नहीं है। कैश सेल में आप जानते हैं आपके पास कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कीजिएगा और सेल को क्रेडिट कीजिएगा, बिकॉज सेल आपके लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल अकाउंट चूंकि इनकम है तो क्रेडिट होगा। तो आपने कैश सेल किया है 1280 का, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बस एंट्री को पढ़ दीजिए तो पोस्टिंग हो जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने रुपए से, कितना रुपया कैश आया, 1280 रुपया, और ये एंट्री हुई है 30 तारीख को, और एशिया ट्रेडिंग वाला हम लोगों ने 28 तारीख को, 28/4 को पेमेंट किया। अब लास्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम फतेह सिंह 2850। फतेह सिंह से आपको कैश आया 2850, आपको कैश आया तो कैश तो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट होगा 2850 से, इतना तो हमें समझ में आ गया। और फतेह सिंह देने वाला है तो फतेह सिंह डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो फतेह सिंह को क्रेडिट करना होगा। पहली बात तो ये। डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपया, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ भी कर दिया 100 रुपये का, इसका मतलब हमारा एक्सपेंस भी हो, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है। इसका ये मतलब है कैश में 2850 आया, डिस्काउंट उसको अलाउ किया था 100 रुपया, इसका मतलब टोटल हमको आना चाहिए था 2850 रुपया जो कैश में आया, प्लस 100 रुपया जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया। टोटल हमारे पास 2950 रुपया 2950 आना चाहिए था, बट उसमें से कैश आया 2850 और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसको 100 रुपया। अब इसकी एंट्री करनी है, तो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री हम लोग पास करें। हमारे पास पैसा आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश तो डेबिट होगा ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से कैश आया है 2850 रुपया। डिस्काउंट अलाउ किया है हमने 100 रुपये का, अगर नहीं अलाउ करते तो हमारे पास 100 रुपया और आता, हमारे लिए घाटा हो गया, तो एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 100 रुपये से। और ये कैश किसने दिया आपको, फतेह सिंह ने, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फतेह सिंह का टोटल आपके पास जो है ना वो आपके लिए डेटर था, फतेह सिंह से आपको पैसा लेने थे 2950 रुपया, तो उसका सेटलमेंट कर दिया आपने, तो फतेह सिंह को टोटल 2950 रुपये से ही क्रेडिट करना होगा, 2850 से नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2850 तो उसने कैश में दिया और 100 रुपये का तो डिस्काउंट भी तो आपने ही दिया उसको, तो टोटल फतेह सिंह का जो लायबिलिटी खत्म हुआ, फतेह सिंह जो आपको पैसा देता 2950 रुपया, तो पूरा का पूरा 2950 रुपये से
क्रेडिट होगा। वैसे भी हम लोगों ने बहुत चीज़ें डिस्कशन की है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। अब इसकी एंट्री करेंगे। कैश आया है आपके पास, 30 अप्रैल की ही घटना है, तो कैश बुक है, कैश बुक में कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसिप्ट साइड है, कैश आया है तो ये रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट मतलब आना, कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह, कैश अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह, कैश अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह। कितने रुपए से कैश आया है 2850 और डिस्काउंट अलाउ कितना किया है 100 रुपया। वैसे भी पढ़िए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह, तो देखिए ये डिस्काउंट का भी लेजर है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह कितना रुपया 100 रुपया। मैं फिर से बोलता हूँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह, आपको इसको डिस्काउंट के लेजर में पोस्ट करना है। हम डबल कॉलम कैश बुक बनाए हैं, इसका मतलब डिस्काउंट का भी लेजर कैश के लेजर के साथ ही रखे हैं। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू फतेह सिंह कितने रुपए से 100 रुपए से, ये आपने उसकी भी एंट्री की पोस्टिंग कर दी। अब इसके बाद है सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पेड इन कैश रुपीज 3150, आपने कैश में सैलरी पेमेंट किया है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सैलरी हो, रेंट हो, एडवर्टीजमेंट हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, फ्यूल हो, पेट्रोल हो, परचेज हो, हर तरह का एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट होता है। तो सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो सैलरी चूंकि एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या गया है, हमारे पास से कैश गया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना रुपए का 3150 रुपये, इसकी हम एक एंट्री करेंगे। कैश हमारा निकला है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश हमारा निकला है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट साइड है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट किससे, सैलरी से, बाय सैलरी, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय सैलरी कितने रुपए से 3150 रुपए से। कैश अकाउंट क्रेडिट 30 तारीख की ही घटना है, कैश अकाउंट आपने सैलरी पेमेंट किया है, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय सैलरी, सैलरी पेमेंट करने के कारण आपका कैश पेमेंट हुआ है कितना रुपया 3150 रुपया। ये आपने जो है जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी उसकी पोस्टिंग आप इलस्ट्रेशन 3 कर रहे थे 38 पेज नंबर पे, और जितनी भी जर्नल एंट्री थी उसकी पोस्टिंग आपने कैश बुक में कर दी। इसके बाद इस महीने के बाद आपसे आपका मालिक जानना चाह रहा है बताओ मेरे पास कितना रुपया बचा हुआ है, इस तरह से तो आप नहीं देख पाएंगे, तो आपको इस लेजर को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है। ये रिसिप्ट साइड है, इस साइड में इतने पैसे आपके पास आए, और ये पेमेंट साइड है, ये सब पैसे गए, और इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। ऐसा लग रहा है कि टोटल जो है इसका टोटल शायद आप करेंगे, एरर भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, 127,930 है, मतलब ये साइड 127,930 है, और ये साइड जो है कैश में टोटल आया है आपके पास 1,27,930 रुपया, और ये साइड में 13,100 कम है, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 13,100 कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये 13,100 से कम है इसका टोटल, इसके टोटल से, तो कैश का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए क्रेडिट में हमको बैलेंस ब्राउट डाउन करना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। क्रेडिट में मैं बैलेंस को ब्राउट डाउन कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि कैश का क्रेडिट बैलेंस है, कैश का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है इसलिए कि ब्राउट डाउन मुझे क्रेडिट में करना पड़ रहा है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, और दोनों साइड इक्वल कराने के लिए क्रेडिट साइड में मुझे जो माइनस फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है, वो लिखना होगा, तभी जाके दोनों बराबर होगा, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस को हम लोगों ने क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्राउट डाउन किया है 13,100 से, मतलब अब आप अपने मालिक को बता सकते हैं, अब टोटल हो गया 1,27,930 रुपया। आप अपने ओनर को बता सकते हैं, बिजनेस के मालिक को बता सकते हैं कि महीने के अंत में, अप्रैल महीने के अंत में मेरे पास 13,100 रुपया है, और ये अप्रैल की बात थी, और जैसे ही 1 मई से फिर से खाता में एंट्री स्टार्ट होगा तो हम लोगों को ये जो बैलेंस हमने ब्राउट डाउन किया था उसको, चूंकि कैश का डेबिट बैलेंस है, हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, उधर ब्राउट डाउन था, इधर कैरिड डाउन करना होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन
13,100 रुपये से। ये इस कारण से हमारा जो है ये कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है हम लोगों ने कैश बुक देख लिया। इसी में ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें हम बैंक की भी साथ में ही एंट्री करते हैं, बैंक का भी अकाउंट साथ में ही खोल सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बैंक के जो अकाउंट्स होते हैं वो अलग ही दिखते हैं, तो अब इसका उतना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जैसे आप देखिए ये कैश बुक है, कैश बुक है 1 अप्रैल को या 1 मई को या 30 अप्रैल को मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैश अकाउंट का फाइनल बैलेंस क्या है, तो हमारा आंसर होगा कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 13,100 का। हमने शुरुआत किया था 1 लाख रुपए कैपिटल से, परचेज और सेल किया। आज के डेट में 30 अप्रैल को कैश का डेबिट बैलेंस है 13,100। ये कैश अकाउंट की बात हो गई। इसी तरह से हर अकाउंट का अपना अपना लेजर बनता है, हर अकाउंट का अपना अपना बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस वो तरीका है जिसमें आप ये इंश्योर करते हैं, एक स्टेटमेंट होता है केवल, हर अकाउंट का जितने भी अकाउंट आपने खोल के रखे हुए हैं, चाहे वो फर्नीचर का अकाउंट है, सेल का अकाउंट है, परचेज का अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, फ्यूल का अकाउंट है, पेट्रोल का अकाउंट है, कुछ भी जो भी आप समझ रहे हैं जितने अकाउंट है, हर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, और उसके बैलेंस को हम लोग नोट डाउन करते हैं, उसी को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। लॉजिक ये है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बिजनेस का टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा। पहली बात। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। इन सब चीज़ों से ये कहने का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपके बिजनेस का टोटल डेबिट साइड, हर अकाउंट का जो आपका डेबिट बैलेंस होगा और बाकी अकाउंट्स का जिनके क्रेडिट बैलेंस होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। ये ट्रायल बैलेंस का थंब रूल है। अगर आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली कर रहा है, इसका मतलब मोटा मोटी आपने सही ट्रायल बैलेंस जब आपने ड्रॉ किया है तो आपने एंट्रीज अकाउंटिंग सही की है, तभी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। तो अगर फिर से मैं अभी ये डिस्कशन अभी करूँगा कि ट्रायल बैलेंस किसको कहते हैं, इसके लिए आप लोग आ जाइए पेज नंबर 42 पे। देखिए लिखा हुआ है अ ट्रायल बैलेंस इज अ शेड्यूल और लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस एक शेड्यूल होता है या लिस्ट होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का। बैलेंसेस जैसे अभी कैश अकाउंट का बैलेंस था 13,100, कौन सा बैलेंस था, डेबिट या क्रेडिट? कैश का डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड में ज़्यादा था तो कैश का डेबिट बैलेंस था 13,100, उसी की बात हो रही है। ट्रायल बैलेंस इज ए शेड्यूल। ट्रायल बैलेंस एक शेड्यूल है या लिस्ट है किसका? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वेरियस अकाउंट से। आप जितना भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसको बैलेंस कीजिए किसी पीरियड के अंत में, और उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो लिखते चले जाइए। ये जो लिखते हैं हम लोग, जो लिस्ट बनाते हैं और उसका बैलेंस नोट डाउन करते हैं, इसी को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इसी के नीचे लिखा हुआ है सिंस एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट। हम जानते हैं कि हर ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, मतलब एवरी डेबिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। मतलब एवरी डेबिट, हर डेबिट के बराबर एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट के बराबर एक डेबिट होता है। द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेज एंड क्रेडिट बैलेंसेज, डेबिट के टोटल डेबिट बैलेंसेज जितना भी आपने ड्रॉ किया है अभी अलग अलग लेजर से, और जिन जिन लेजर का, जिन जिन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उनका टोटल बराबर होना चाहिए। लिखा हुआ है द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंसेज एंड क्रेडिट बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर मस्ट टैली। ये बात मैं आप लोगों से कितनी बार कर चुका हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक ट्रांजैक्शन हुआ है अभी आपके बिजनेस में, 50 हुए हैं, 1000 हुए हैं, 10,000 हुए हैं, लाख हुए हैं, करोड़ ट्रांजैक्शन हो जाएं, बट जब भी आप उसको मैच करेंगे तो आपके बिजनेस का टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा।
क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है, जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। और अगर टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है, इसका ये भी मतलब है कि टोटल डेबिट जो है वह टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, याद रखिएगा, और हर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कोई चीज़ आपका एसेट है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस आना चाहिए, कोई चीज़ आपकी लायबिलिटी है तभी होगी लायबिलिटी जब उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस को एक टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस को अब वही मैं बताता हूँ आपको। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ए टेबुलर फॉर्म। कैसा होता है ट्रायल बैलेंस, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ट्रायल बैलेंस हो गया, इसमें हमेशा किसी दिन निकालते हैं, किसी भी दिन आप निकाल सकते हैं। तो सपोज हम 30 मार्च को निकाल रहे हैं या 31 मार्च को निकाल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, ये लिखना पड़ता है किस दिन का ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, इसमें बस ये टेबुलर फॉर्म में होता है। एक डेबिट का कॉलम होता है, डेबिट का, और एक क्रेडिट का कॉलम होता है। ये कॉलम होते हैं बैलेंस के, या आप लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस वाले अमाउंट और क्रेडिट बैलेंस वाले अमाउंट। और इस साइड में आपके जो हैं, इस साइड में आपके अकाउंट के नाम लिखे थे, जैसे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, आप उसका डेबिट बैलेंस, फर्नीचर एसेट है उसका डेबिट बैलेंस होगा, सपोज 10,000 रुपया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 31 मार्च के दिन फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है। आपने लेजर बनाया होगा फर्नीचर अकाउंट का, उसको बैलेंस किया होगा, टैली कराया होगा दोनों साइड के, और देखा होगा कि डेबिट साइड में 10,000 रुपया ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, कि डेबिट साइड 10,000 से भारी है, 10,000 ज़्यादा है, तो फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया 10,000 का। इसी तरह से हम लोग जो है जितने भी बैलेंसेज हैं उसको लिखते रहते हैं। सपोज कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 50,000। सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है आप जानते हैं, तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। सेल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मान लीजिए 2 लाख रुपया 31 मार्च के दिन, मतलब 31 मार्च के दिन आपने सेल अकाउंट को टैली किया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को जोड़ा, देखा कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 2 लाख रुपये ज़्यादा है, तो 2 लाख रुपया सेल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। इसी को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसके बैलेंसेस को सब जगह रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा ट्रायल बैलेंस कहलाता है। कोई भी बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है, मतलब 1 साल बीत गया, आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके बुक्स बनाएंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसका बैलेंस शीट बनाएंगे। उन दोनों को बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, और ट्रायल बैलेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बेसिस पे हम लोग फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है, हमें उस दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। और बिजनेस के मालिक जब भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, और पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग कहते हैं। चाहे वो सामान निकाल लें कोई, चाहे वो कैश में निकालें, वो ड्राइंग कहलाएगा। एक्रूवल सिस्टम हम लोगों ने बता दिया है कि एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं उसी पीरियड में जिस पीरियड से वो रिलेट करते हैं, और उसको रिकॉग्नाइज करना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि अभी कैश हम लोग पेमेंट किए हैं या रिसीव किए हैं, अगर इनकम है तो किए हैं या नहीं किए हैं। एक्रूवल सिस्टम का मतलब ये इनकम जिस पीरियड का है या ये खर्च जिस पीरियड का है उसी पीरियड में हमको इसको रिकॉर्ड करना है, ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, वो मैंने बताया आपको। हम लोग अपनी सुविधा के लिए हर एक साल में अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए एक पीरियड बनाते हैं। हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, बहुत जगह पे ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। तो ये जो 1 साल का पूरा अकाउंट बनाते हैं, 1 साल का लोखा जोखा करते हैं, उसको हम लोग जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
ये कोई लेजर नहीं है, ये कोई जर्नल नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हमारा बैंक है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बैंक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा बैलेंस सपोज 1 लाख रुपया बैंक के हिसाब से, जब हम बैंक के पास जाते हैं अपना पासबुक अपडेट कराते हैं तो बैंक में हमारा बैलेंस सपोज 1 लाख रुपया जमा दिखता है। बट जब हम अपने अकाउंटेंट से पूछते हैं कि भैया हमारे बैंक में कितना रुपया है, तो हमारा अकाउंटेंट बोलता है सर हमारे पास बैंक में 1,20,000 रुपया होने चाहिए। तो ये चिंता होना लाजमी है कि हमारे बुक्स के हिसाब से, हमारे अकाउंटेंट के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा 1,20,000 रुपया अभी जमा होना चाहिए, अभी बचा हुआ होना चाहिए। बट बैंक वाले के पास जाते हैं और बैंक से स्टेटमेंट निकालते हैं या बैंक का पासबुक अपडेट कराते हैं तो उसमें 1 लाख रुपया ही दिखता है। तो 20,000 रुपया का बैंक में बैलेंस कम दिख रहा है बैंक पासबुक में। हमारे यहाँ का जो बैंक अकाउंट है, हमारे पास जो हमारा बैंक अकाउंट जो हम अपनी किताब में अपने बिजनेस के अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं बैंक अकाउंट, उसमें 1,20,000 शो हो रहा है, बैंक में बैलेंस होना चाहिए, बट पासबुक में 1 लाख ही शो हो रहा है। तो 20,000 का डिफरेंस है, मेरा 20,000 रुपया कहाँ गया? ये एक चीज़ के कारण नहीं होता है, इसमें मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल तरह से इफ़ेक्टेड होती हैं और इसके कारण हमारा बैंक का बैलेंस मिसमैच करता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने बैंक के पास गए तो बैंक में बैलेंस 1 लाख रुपया बताया पासबुक में, और हमारा अकाउंटेंट बोलता है कि सर हमारे पास, हमारे हिसाब से तो हमारे बुक्स के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में केवल जो है 80,000 रुपये ही हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि 20,000 रुपये का हमारे बैंक में ज़्यादा पैसा हो गया, बैंक में गए तो बैंक में 1 लाख रुपया बोल रहा है और हमारे यहाँ 80,000 रुपया ही हमारा अकाउंटेंट बोल रहा है। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बैंक में कहीं गलती से 20,000 रुपया किसी ने डाल दिया या ज़्यादा हो गया, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एरर्स है या कोई ऐसी घटना है जो या तो बैंक के लेवल पे रिकॉर्ड नहीं हुई है हमारे पासबुक में या तो एंट्री नहीं हुई है, या हमारे अकाउंटेंट ने उस चीज़ की एंट्री नहीं की है। किसी न किसी के तरफ से कहीं ना कोई कमी रह गई है, कुछ हुआ है जिसके कारण बैंक का पासबुक और हमारे बुक्स का बैंक अकाउंट मैच नहीं कर रहा है। और इसको मैच कराने के लिए जो विवरणी हम बनाते हैं, जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यह कोई लेजर नहीं है, यह कोई जर्नल नहीं है। हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें कि रीजन्स को रिकॉर्ड करते हैं कि इन रीजन के कारण हमारा बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, और जब हम उसको पता कर लेते हैं तो हमें एक एश्योरेंस हो जाता है कि भैया हमारा हिसाब ठीक ठाक है। बैंक अगर बोल रहा है कि 1 लाख रुपया है और अगर हमारा अकाउंटेंट बोल रहा है कि 1,20,000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में है, तो दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है इसको मिलाना, क्योंकि बैंक में 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हमें हर एक इंटरवल पे, हर एक महीने पे हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के ये चेक कर लेना चाहिए कि बैंक में जितना पैसा है और हमारा जो बुक्स जो बोलता है कि हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, वह दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई जानबूझ के कोई अकाउंटेंट गलती करता है या कोई हेरा फेरी होता है तो वह भी हमें इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पता चल जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विवरणी है जो हमें बनानी चाहिए। अब आप ये समझिए कि इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बैंक का पासबुक, यानी कि बैंक जो हमें स्टेटमेंट देता है बैंक की तरफ से, और हमारा अकाउंटेंट जो हमें अकाउंट बना के हमारा बैंक अकाउंट का दे रहा है, दोनों में डिफरेंस के रीज़न क्या होते हैं। अगर हम उस रीजन्स को जान जाएंगे और उसी रीजन्स के कारण अगर हमारा मैच नहीं कर रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इस रीज़न के कारण हमारा बुक्स मैच नहीं कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वहाँ के खाते से, बैंक के खाते से, तो उसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बोलते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम लोग इसको सीखेंगे। अब सोचिए आप ऐसा कि हमने किसी को चेक इशू किया, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस ने किसी को चेक इशू किया, आपके पास आपके किसी सप्लायर का पैसा बाकी था, आपने श्याम से माल उधार खरीदा था, श्याम से आप सपोज श्याम से आपने माल उधार खरीदा था, परचेज किया था श्याम से, तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। सपोज 20,000 रुपये का आपने माल खरीदा था श्याम से उधार पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट आपने एंट्री की होगी सबसे पहले।
इसके बाद श्याम को आपने पेमेंट किया, श्याम को पेमेंट किया, आपने चेक से पेमेंट किया, तो आप लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट, क्योंकि श्याम को पैसा मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, श्याम अकाउंट डेबिट। और पैसा कहाँ से जा रहा है? आपके बैंक से जा रहा है, बैंक इज़ द गिवर, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपया आपने चेक काट दिया। सॉरी। अब जैसे ही आपने बैंक से ये 20,000 रुपया काट दिया, आपका जो बैंक अकाउंट का लेजर है, आपका जो बैंक अकाउंट का लेजर बना हुआ है, उस बैंक अकाउंट से टू बैंक अकाउंट है, यानी कि क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट से आपके पैसे आपके अकाउंटेंट ने लिख दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय श्याम अकाउंट, और उसने अपने बैंक अकाउंट से जो आप मेंटेन करते हैं, ये बैंक अकाउंट बैंक वाले से आपने नहीं लिया है, ये आपके यहाँ का आपका किताब है। बैंक से जो आप लेते हैं वो बैंक पासबुक होता है या बैंक स्टेटमेंट होता है, भले ही आप ही के पास रहता है, आप पासबुक ले जाके बैंक से अपडेट कराते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पासबुक आपका अकाउंट है, आप पासबुक मेंटेन करते हैं। पासबुक आपके पास है वो इसलिए कि बैंक अपने पास रखता नहीं है, बट पासबुक जो है उसमें एंट्री कौन करता है? आप बैंक के पास ले जाते हैं, बैंक अपने प्रिंटर में देता है, उसमें अपडेट करके दे देता है, तो उसमें कौन सी एंट्री आती है? आपके द्वारा की हुई या बैंक के द्वारा की हुई? बैंक के द्वारा की हुई, उसको बैंक का अकाउंट बोलते हैं। बैंक का पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन करता है। आप क्या मेंटेन करते हैं? आप अपना यहाँ जो ये बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं अकाउंट्स में, बुक्स में, वो ये बैंक अकाउंट, ये आपका स्टेटमेंट है। अब जैसे ही श्याम को आपने 20,000 रुपया दिया, तो आपने बाय श्याम अकाउंट 20,000 रुपया अपने बैंक से क्रेडिट कर दिया, अपने बैंक से निकाल दिया। तो मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका 1 लाख रुपया बैलेंस था, स्टार्ट ही यहीं से हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने 1 लाख रुपया जमा कराया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपया आपका जमा है। आपको भी मालूम है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है आपने उसमें जमा कराया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपया बैंक में आपने वो भी एंट्री अपने यहाँ की हुई थी। सबसे पहले बैंक में आपने कैश जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ तक बैंक में 1 लाख रुपया आपका जमा है। अब आपने इस 1 लाख रुपया में से 20,000 रुपये का चेक काट दिया, तो आपके हिसाब से अब कितना बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में? बैलेंसिंग करने के लिए लेजर का मैंने बताया था, जिस साइड ज़्यादा होता है उसके उल्टे साइड में आप उसको बैलेंस करते हैं। तो मान लीजिए आप अभी बैलेंस कर रहे हैं, तो बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, इस साइड ज़्यादा है तो इस साइड डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस को ब्राउट डाउन करना होगा। इसका मतलब डेबिट बैलेंस है बैंक का 80,000 रुपये का। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक का डेबिट बैलेंस 80,000 रुपये का, आपके हिसाब से बैंक में 80,000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि मैंने चेक काट दिया है 20,000 का। बट सपोज श्याम जो है, जिसको आपने चेक काट के दे दिया है, श्याम वो चेक अपने पॉकेट में रख लिया और अपने घर में छोड़ दिया। उसने अगले दिन शर्ट चेंज कर ली और अपने अकाउंटेंट को, श्याम ने अपने बिजनेस में अपने अकाउंटेंट को वो चेक दिया ही नहीं, और उसके अकाउंटेंट ने वो चेक आपके बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं, मतलब वो चेक भजा ही नहीं। आपने बस श्याम को चेक काट के रख दिया, श्याम ने वो चेक को अपने घर में कहीं रख दिया, मतलब श्याम ने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया कि ये चेक मुझे मेरे, मतलब सपोज मैं राम इंटरप्राइज़ हूँ, राम इंटरप्राइज से ये चेक मिला है 1 लाख रुपए का, ये चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। तो राम इंटरप्राइज के हिसाब से उसका बैलेंस जो है बैंक का 80,000 रुपया है। राम इंटरप्राइज का जो ये बैंक अकाउंट है, ये राम इंटरप्राइज का बैंक अकाउंट है, राम इंटरप्राइज का। राम इंटरप्राइज के बैंक अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है 80,000, और आप जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मान लीजिए 2-3 महीने हो गए इस बात के, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए, बोले भैया मेरा थोड़ा पासबुक अपडेट कर दो, तो आपने जो है उसके पासबुक में जो कैश जमा किया था 1 लाख, बस वही एंट्री है, दूसरा चेक जो श्याम वाला है वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पासबुक दिया, आपने पासबुक में बैलेंस देखा, आपका 1 लाख रुपया है। आप चौंक गए, क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने बोला है कि मेरा 80,000 ही बैलेंस होना चाहिए। आपको लगा कि अरे मेरे बैंक में 20,000 रुपया ज़्यादा हो गया, आप खुश हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मिसमैच है वो इसलिए के है कि आपने चेक इशू किया श्याम को, बट श्याम ने उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया बैंक में।
तो क्या रीजन हो गया मिसमैच का? चेक इशूड, आपने चेक इशू किया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट ही नहीं किया, तो इसके कारण क्या हो गया? बैलेंस इफेक्टेड हो गया, बैलेंस घटा हुआ होना चाहिए था। चेक इशू किया आपने तो आपका बैलेंस घटना चाहिए था, बट क्या है? बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आप अगर 20,000 रुपया लिखेंगे तो आपका बैलेंस मैच कर जाएगा। क्या करेंगे आप इसके लिए? आपका बैलेंस जो है, आपका बैलेंस है, बैलेंस एज पर राम इंटरप्राइज 80,000, बैलेंस एज पर राम इंटरप्राइज बैंक अकाउंट 80,000, ऐड कीजिए, उसमें ऐड कीजिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने 80,000 बैलेंस है, इसका मतलब आपने बैलेंस घटा दिया है। आपने चेक इशू किया तो अपने यहाँ ऑलरेडी बाय श्याम अकाउंट लिख के जो एंट्री पास की तो आपने बैंक अकाउंट का बैलेंस घटा दिया है। आपका बैलेंस घटा हुआ है, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसका मतलब बैंक में बढ़ा हुआ है, तो आपको अपने बैलेंस को बढ़ाना होगा। तो क्या करना होगा? ऐड करना होगा, ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,00,000 रुपया। अब देखिए आपका ये बैलेंस मैच कर गया। इसी को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने बैंक को जो मिलाना चाहा तो उसके लिए एक बेस जो आधार तय किया, वो आधार तय किया कि आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उससे हम स्टार्ट करेंगे, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे और बैंक के बैलेंस से मैच करेंगे। तो ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक, मैच कर गया। आपका आया 1,00,000, बैंक BRS बना के, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब BRS, आपने 1,00,000 बनाया, बैलेंस एज पर पासबुक, और आप पासबुक में भी देख रहे हैं 1,00,000 ही है, आपका एक मैच कर गया। आपको पता चल गया कि क्या रीज़न था कि ये बैलेंस आपका जो है घटा हुआ दिख रहा है। इसी के तरह से अगर हम अपने बुक्स को ना देख के हम अगर यहाँ पे स्टार्ट करें बैलेंस एज पर बैंक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिख रहा है? 1,00,000 रुपया। लाना कितना है आपको? आपको पहुंचना है बैलेंस एज पर कैश बुक या आपका बुक, बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैलेंस एज पर बैंक बुक। जो आप मेंटेन करते हैं उसको बैंक बुक बोलिएगा, जो बैंक मेंटेन करता है उसको पासबुक बोलिएगा, या आप कैश बुक में भी मेंटेन करते हैं। बैलेंस एज पर बैंक बुक 1,00,000 रुपया। तो आप देखिए बैलेंस एज पर पासबुक 1,00,000 रुपया है और चेक इशू किया था हमने श्याम को, वो प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो क्या हुआ है? बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा? ये 1,00,000 जो है बैलेंस एज पर पासबुक से अगर हम स्टार्ट ही करते हैं सोचना, तो ये बैलेंस पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? हमने एक चेक इशू किया था, वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। अगर चेक प्रेजेंट हो जाता तो बैंक तो पेमेंट कर दिया होता, तो घटा दिया होता बैलेंस को, लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा या लेस करना होगा? हमें लेस करना होगा। हम लेस करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 20,000, और तो माइनस कर दिया 1,00,000 में से 20,000, और ये आ गया आपका 80,000 रुपया। यानी कि बैलेंस एज पर बैंक बुक 80,000 और आपका बैलेंस एज पर बैंक बुक भी 80,000 मैच कर रहा है। इसी को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें ये ध्यान देना है कि आपने बेस किसको बनाया है, मतलब आपको पासबुक से कैश बुक पे जाना है, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करके, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करके कैश बुक या बैंक बुक के बैलेंस पे जाना है, या कैश बुक या बैंक बुक से स्टार्ट करके, बैंक बुक से स्टार्ट करके पासबुक पे जाना है। तो दोनों में ऐड और लेस में अंतर हो जाएगा। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से देखेंगे। आपके पास एग्जाम्पल है पेज नंबर 67 पे, पेज नंबर 67 पे 67 आप एग्जाम्पल देखिए। हम लोग एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे। जो कॉमन कॉजेज होते हैं जिसके कारण
पासबुक का बैलेंस और हमारे बैंक बुक का बैलेंस, बैंक बुक मतलब जो हम लोग, हमारा अकाउंटेंट हमारे यहाँ तैयार करता है उसको बैंक बुक बोलेंगे या हमारा बैंक अकाउंट बोलेंगे। तो हमारा जो अकाउंटेंट बुक प्रिपेयर करता है, बैंक अकाउंट बनाता है, और पासबुक में जो डिफरेंस है वो बहुत सारे रीजन से हो सकता है। एक रीजन मैंने अभी आपको बताया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। दूसरा हो सकता है चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपको चेक आया, आपके अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री भी कर ली, बट आपके अकाउंटेंट ने ही जमा नहीं किया। क्या होगा, आपके अकाउंटेंट ने चेक जैसे रिसीव किया, एंट्री कर ली, उसको लगा कि पैसा आ गया, चेक मिला, उसने एंट्री कर ली, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, बट वो जाके उसको बैंक में जमा ही नहीं किया। तो क्या होगा, आपका पासबुक का बैलेंस घटा हुआ रहेगा और आपके बैंक बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आपने चेक लिया है किसी से बट उसको प्रेजेंट ही नहीं किया, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री कर दी। जैसे एंट्री कर दी तो आपका बैंक का बैलेंस उतने रुपए से बढ़ गया, बट चूंकि आपने उसको अपने बैंक अकाउंट में डाला ही नहीं है तो वो पैसा रियलाइज ही नहीं हुआ है बैंक को, तो बैंक को कोई मतलब नहीं है, बैंक ने अपना बैलेंस, आपका बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड, यह भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद हो सकता है डिसऑनर ऑफ चेक। आपको किसी पार्टी ने चेक दे दिया, आपने क्या किया, जैसे चेक मिला आपको, आपके अकाउंटेंट ने आपके बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, उसने उस चेक की एंट्री कर ली, उसको लगा कि पैसा आ गया, आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक बुक में वो पैसा बढ़ रहा है, दिख रहा है। बट जब आपका अकाउंटेंट उस चेक को लेके बैंक में जाता है तो वो फिर क्या हो जाता है, और बैंक में प्रेजेंट करके आ जाता है, बैंक उसको 2-3 दिन क्लियरिंग में लेता है। क्लियरिंग में बैंक को पता चलता है कि जिस पार्टी ने आपको चेक दिया था उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं, वो चेक डिसऑनर हो जाता है। अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो वो पैसा तो आपको आएगा नहीं, बट आपने एंट्री करके रखी हुई है, आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है, बट चेक तो डिसऑनर हो गया है। आपको बैंक या तो कम्युनिकेट करेगा या हो सकता है कम्युनिकेट भी ना करे। जब आप पासबुक अपडेट कराएंगे, मैच कराएंगे, तब आपको पता चलेगा। तो फिर ये भी रीज़न है जहाँ पे क्या कि आपका पासबुक और आपका बैंक बुक दोनों में डिफरेंस होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेंगे बहुत आसानी से। एग्जाम्पल है पेज नंबर 67 पे। ऑन 31 मार्च 2013 द पासबुक ऑफ मित्रा का पासबुक मतलब आपका बैंक अकाउंट या बैंक का बैंक अकाउंट, बैंक जो मेंटेन करता है वो, आपका नहीं। पासबुक भले ही आप रखते हैं बट उसमें एंट्री मतलब बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचिए, वो बैंक का स्टेटमेंट है, पासबुक आपका स्टेटमेंट नहीं है, आपका अकाउंटेंट जो बनाता है वो अलग है। ऑन 31 मार्च 2013 द पासबुक ऑफ मित्रा शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,16,000। मतलब पासबुक में कितनी तारीख को, 31 मार्च 2013 को, 31 मार्च 2013 को मित्रा के पासबुक में बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस है 2,16,000 का। बैंक में क्रेडिट बैलेंस होना मतलब आपके बैंक अकाउंट में उसका डेबिट बैलेंस होना। बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब आपका 2,16,000 रुपया बैंक के यहाँ जमा है, ये मतलब हुआ। तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक में 2,16,000 रुपया, मतलब आपके 2,16,000 रुपया वहाँ के उसके पासबुक में दिख रहे हैं। उसके बाद लिखा है ए कंपैरिजन ऑफ पासबुक एंड कैश बुक रिवील्ड द फॉलोइंग। जब पासबुक और कैश बुक को कंपेयर किया गया तो पता चला कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय 31 मार्च उसका वैल्यू है 1,08,150। चेक डिपॉजिट किया गया बट क्लियर्ड नहीं हुआ और उसका वैल्यू है 1,08,150। अब आप सोचिए, अगर आपने चेक डिपॉजिट किया होगा तो आपके बैंक अकाउंट में या कैश बुक में आपके अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट किया होगा, जिस पार्टी से रिसीव किया होगा उसका नाम लिखा होगा और 1,08,150 से
बैलेंस आपका बढ़ा हुआ है, बट ये क्लियर ही नहीं हुआ है। तो अगर हम पासबुक के बैलेंस से सोचना चाहें, पासबुक में 2,16,000 बैलेंस है और चेक हमने डिपॉजिट किया है बट वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पासबुक में वो पैसा नहीं आया है, ये घटा हुआ है। तो हम अगर पासबुक से कैश बुक के बैलेंस को मैच करेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि 2,16,000 तो तब है जब कि एक चेक हमने डिपॉजिट किया है बट वो क्लियर अभी नहीं हुआ है। वो क्लियर होगा तो और मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा 2,16,000 नहीं रहेगा, वो और बढ़ेगा। कितने रुपए से? 1,08,150 से। तो पासबुक से अगर कैश बुक में जाना चाह रहे हैं और कैश बुक में हमारा बैलेंस 1,08,150 हम ये बता रहे हैं कि हम अपने बैंक बुक में एंट्री कर ली है, तो हमारा बैलेंस ऑलरेडी 1,08,150 रुपये से बढ़ा हुआ है। बट हमारे अकाउंटेंट ने उसको तो अपने बैंक बुक को बढ़ा लिया और बैंक में वो चेक भी डिपॉजिट कर दिया, बट चेक क्लियर नहीं हुआ है। अगर चेक क्लियर नहीं हुआ है इसका मतलब है कि बैंक के पास वो पैसा आया नहीं है, तो ये 2,16,000 में वो पैसा नहीं दिख रहा है। आएगा तो और बढ़ेगा, तो हम इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? हम अगर पासबुक से बैंक बुक पे जा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? चेक डिपॉजिटेड, ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट किए हैं बट क्लियर नहीं हुआ है, वो कितने का? 1,08,150 का। ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है, 2,16,000 में। दूसरा है चेक इशूड बाय मित्रा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया है, मित्रा ने चेक इशू किया था, तो मित्रा अगर चेक इशू करता है तो मित्रा का बैलेंस घटेगा या बढ़ेगा? आप अगर चेक किसी को इशू कर देते हैं, आपका बैलेंस बढ़ता है या घटता है? आपका बैलेंस घटता है। तो जैसे ही मित्रा ने चेक इशू किया होगा, उसके अकाउंटेंट ने अपने यहाँ पे बैंक के बैलेंस को रिड्यूस कर दिया होगा और उतने रुपए से उसको घटा दिया होगा। बैंक के बैलेंस को 26,000 रुपये से एंट्री कर दी होगी। बैंक से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट से 26,000 निकल गया है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। बैंक से 26,000 रुपया निकल गया, बट आपने तो चेक इशू किया है बट वो दूसरी पार्टी ने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया है आपके बैंक में पेमेंट लेने के लिए। तो आप तो सोच रहे हैं कि मेरा 26,000 रुपया निकल गया क्योंकि आपने चेक इशू किया है, बट आपके बैंक के पास वो आया ही नहीं है। तो आपने तो अपना बैलेंस 26,000 से घटा दिया क्योंकि आपने चेक इशू किया है, बट बैंक के पास वो चेक आया ही नहीं है, तो आपका बैलेंस तो अभी भी बढ़ा हुआ है ना। आपके बैंक बुक में, पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि बैंक को तो पता नहीं है, बैंक को तो वो आदमी ने प्रेजेंट ही नहीं किया 26,000 का। तो ये जो 2,16,000 है यह बढ़ा हुआ है किससे? 26,000 रुपये से, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। और जब ये प्रेजेंट हो जाता तो क्या होता? ये 2,16,000 घटता या बढ़ता? अगर हम किसी को चेक इशू किए हैं 26,000 का, वो मेरे बैंक के पास चला जाएगा और चेक को प्रेजेंट करेगा तो मेरा 2,16,000 का बैलेंस घटेगा। और आपने ऑलरेडी घटा दिया है, तो आपको क्या करना होगा? आपको घटाना होगा। लेस चेक इशूड, लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्यों? क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और आपको घटाना है। कितने रुपए से आपको माइनस करना होगा? 26,000 रुपये से। क्लियर? उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मित्रा। आपका बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बिहाफ में पे कर दिया, बट आपको अभी जानकारी नहीं है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब हम लोग जो है ना, बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर भी दिए रहते हैं। हमारा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जैसे ड्यू होता है, बैंक वाला ऑटोमेटिक डेबिट कर देता है, उससे पैसा निकल जाता है, बट हमें पता नहीं। तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो गया, हमें पता नहीं है, तो आपके अकाउंटेंट को भी पता नहीं है। आपके अकाउंटेंट ने ये जो खर्चा है अभी तक बुक नहीं किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, उसको डेबिट करना होगा। और क्रेडिट किसको करना होगा? बैंक को। बैंक से पैसा निकला, ये घटना हो भी गई है बट आपको पता नहीं है। तो आपने जो ये एंट्री है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक का बैलेंस घट रहा है, बैंक
कौन गिवर है? बैंक गिवर है। तो टू बैंक अकाउंट, ये कितने रुपए का? 52,075 का। ये एंट्री अभी तक आपने की ही नहीं है, और अगर ये एंट्री करते तो बैंक अकाउंट में क्या होता? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पैसा निकल रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय इंश्योरेंस, और पैसा निकलता आपका 52,075 बाय इंश्योरेंस 52,075। ये करना चाहिए था आपके अकाउंटेंट को, बट आपको पता ही नहीं है, तो आपने अपना बैलेंस अभी तक एंट्री की ही नहीं है, आपका बैलेंस घटा ही नहीं है। बट आपके बैंक में बैलेंस क्या हो चुका है? घट चुका है। आपके बैलेंस में ये 2,16,000 में ऑलरेडी ये 52,075 घट के ये 2,16,000 दिख रहा है। ये पेमेंट हो चुका है, उसके बाद बैंक बोल रहा है कि 2,16,000 बैलेंस है। तो आपको अगर उसको अपने पासबुक से मैच कराना है, पासबुक को अपने बैंक बुक से मैच कराना है, तो आपको क्या करना होगा? आपने ये बैलेंस अभी तक ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है, इसका मतलब आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है। आपको बैंक के बैलेंस को बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको अपने यहाँ घटाया नहीं है। आपने नहीं घटाया है, बट बैंक ने घटा दिया है, तो बैंक को क्या करना होगा? 52,075 से बढ़ाना होगा मैच कराने के लिए। तो आप जो है इसमें ऐड करेंगे आप इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक वो होगा, आप ऐड करेंगे 52,075 रुपया, आप उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद है कमीशन चार्ज बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹750। बैंक ने कमीशन चार्ज किया है, बैंक ने कमीशन चार्ज कर दिया है 750 रुपये का, और आपको अभी नहीं पता है। बैंक जो है चार्जेस काटते रहते हैं, SMS के चार्जेस काटते रहते हैं, मिनिमम बैलेंस का चार्ज कुछ काट लेता है। बैंक ने कुछ चार्ज काट लिया है, या पासबुक इशू करने का चार्ज काटता है। बैंक ने चार्ज काट लिया है, आपको पता नहीं है। बैंक ने अगर चार्ज काट लिया है तो आपके बैलेंस को रिड्यूस कर दिया है, और आपको पता नहीं है। इसका मतलब आपका बैलेंस क्या है? घटा हुआ है। आप क्या करते? इसकी एंट्री क्या करते? बैंक चार्जेज आपके लिए एक्सपेंस होता है, बैंक चार्जेस को डेबिट करते, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। बैंक चार्जेस को डेबिट करते आप 750 रुपये से, और बैंक को रिड्यूस करते। कौन दे रहा है ये पैसा? बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट को घटाते 750 रुपये से। ये एंट्री आपने अभी तक अपने बुक्स में की ही नहीं है। इसकी अगर पोस्टिंग होती तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक चार्जेस से, बाय बैंक चार्जेस। कितना रुपया? 750। ये एंट्री हुई ही नहीं है। ये एंट्री आपके बैंक बुक में आपके अकाउंटेंट को करना था, बाय बैंक चार्जेस 750, लेकिन आपने वो एंट्री की ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है। अगर ये एंट्री करते तो आपका बैलेंस घट जाता, लेकिन आपका बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है। ये जो 2,16,000 रुपया है ये घटा हुआ है, इससे हमें इस पे जाना है। तो हमें क्या करना होगा? इसको ऐड करना होगा। हम जो है बैंक चार्जेस को ऐड करेंगे, ऐड बैंक चार्जेस 750 रुपया। ये क्या होगा? ये प्लस होगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मित्रा। हमने कुछ बॉन्ड्स खरीद के रखे होंगे बिजनेस में, बैंक में उस बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट भी आ गया, डायरेक्ट आ जाता है। हम लोग बैंक अकाउंट दिए रहते हैं, बॉन्ड जब भी परचेज करते हैं बैंक अकाउंट में हमारे इंटरेस्ट आ भी गया, बट हमें पता नहीं है। तो क्या होगा? हमें पता नहीं है, तो हमें जब ये हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, तो अगर हमें ये पता रहता तो हम अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ाते। तो हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड हमारे लिए इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। ये एंट्री होता 25,000 रुपये का। जर्नल एंट्री में तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, ये तो आप क्लियर समझ रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा 25,000 रुपये से, क्योंकि बैंक में पैसा आया, और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड हमारे लिए इनकम है तो क्रेडिट होगा 25,000 से। ये जर्नल एंट्री जो है आपको पता ही नहीं है, तो आपके अकाउंटेंट ने इसको किया ही नहीं है। अगर ये किया रहता तो बैंक बुक में आपके आता बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, और उसको रिकॉर्ड किया रहता 25,000 रुपये से।
बट ये घटना किया ही नहीं है, ये एंट्री हुई ही नहीं है। इसके कारण क्या हुआ है? इसके कारण आपका बैंक का बैलेंस जो है घटा हुआ है 25,000 रुपये से। अगर ये एंट्री करते तो आपका रिसिप्ट साइड में 25,000 और ऐड होता, आपका बैलेंस घटा हुआ है। और ये जो 2,16,000 रुपया है इसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये जुटा हुआ है ये 25,000 रुपया। तो आपको क्या करना है, आपका बैलेंस घटा हुआ है, आप बैंक पासबुक से अपने बैलेंस को चेक कर रहे हैं, आपका घटा हुआ है तो आपको क्या करना होगा, पासबुक में घटाना होगा। लेस इंश्योरेंस प्रीमियम लेस इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड नॉट रिकॉर्डेड, लेस इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड नॉट रिकॉर्डेड। कितना रुपया? 25,000 रुपया। तो प्लस करना है 25,000 रुपया। तो आप देखिए 2,16,000 में आपने ऐड किया है 1,08,150, आपने ऐड किया है 52,075 और आपने ऐड किया है 750। सॉरी ये लेस है, यहाँ पे लेस लिखना है। और आपने माइनस किया है एक 26,000 का और एक माइनस किया है यहाँ पे 25,000 का। जब आप 2,16,000 में ये प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 3,25,975। और इसमें भी दिया हुआ है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2013 3,25,975 था। आपका बैंक का बैलेंस आपके अकाउंटेंट के द्वारा आपको बताया गया कि सर हमारे यहाँ जो अभी बैंक में बैलेंस है वह 3,25,975 का है। आप जब अपने बैंक से कंफर्म किए, उसको बोले कि पासबुक आप अपडेट कीजिए, तो वो बताया कि भैया 2,16,000 ही बैलेंस है। आप घबरा गए कि भैया मेरा तो अकाउंटेंट बोल रहा है कि 3,25,975 रुपया बैलेंस होना चाहिए और आप बोल रहे हैं कि 2,16,000 है, मेरा बाकी का पैसा कहाँ चला गया? तो बाकी का पैसा को एनालाइज करने के लिए आप बैंक के पासबुक को अपडेट कराए, उसको लेके बैठे, अपने बैंक अकाउंट को लेके बैठे, मैच किए तो देखे ये सब रीज़न है। इन सब रीज़न के कारण आपका बैलेंस ऊपर नीचे है। तो आपने उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया तो देखा कि यस इतने, अगर हम इन सब चीज़ों को ऐड और लेस करते हैं पासबुक से स्टार्ट करके तो मेरा बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक मिल जाता है। ये क्या है? ये है बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक। यही जो स्टेटमेंट हमने बनाया, इसके कारण ऐसा नहीं है कि हम इसको सच में लेस कर देते हैं, अपने बैंक अकाउंट में जाके पैसा घटा दिए या पासबुक में जाके इन सब चीज़ों के कारण लेस और ऐड किए, कहीं कुछ करते नहीं है। बस हम पासबुक को लेके बैठते हैं, अपने पास जो एंट्री किए हैं उसको लेके बैठते हैं, उस दोनों को मैच करके एक स्टेटमेंट बस बना लेते हैं कि इन सब रीजन्स के कारण हमारा दोनों मैच नहीं कर रहा है। और जब हम इन सब रीजन को रिकॉर्ड करके एक स्टेटमेंट बना के देख लेते हैं तो हमारा मैच कर जाता है, इसका मतलब सब कुछ सही है। तो फिर हम लोग इस और ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं इसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कन्फ्यूजन बस यही होता है कि आप किस बैलेंस से किस बैलेंस को मिला रहे हैं। आप पासबुक से अपने बैंक अकाउंट को मिला रहे हैं या बैंक अकाउंट से पासबुक के बैलेंस पे जाना चाह रहे हैं, उसके कारण उल्टा होता है। अगर आप पासबुक के बैलेंस से अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस पे जाना चाह रहे हैं तो जो चीज़ें ऐड होंगी, और अगर बैंक अकाउंट से आप पासबुक पे जाना चाह रहे हैं तो वही सब चीज़ें लेस होंगी। ये एक ऊपर नीचे होता है, बट आप किसी भी तरह से बनाइए दोनों बैलेंस आना चाहिए, यही हमारा पर्पस है। इसी को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। हमारे कोई दूसरे फैकल्टी जो हैं उसके आगे के डिस्कशन करेंगे, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये सब चीज़ें जो मैंने बताया है, ये सब चाहे वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो, चाहे जर्नल हो, चाहे लेजर हो, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ये सब स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक अन्य फैकल्टी के द्वारा फिर से आप लोगों को बताया जाएगा। मेरे द्वारा बताने का यही पर्पस था कि आप रेडी हो जाएं और उनके भी लेक्चर्स को आप जो है आसानी से समझ सकें, इसलिए कि मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं। कल जब उनके लेक्चर्स होंगे तो आप लोगों को समझने में ईजी होगा। तो हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देख लिया कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है।
इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर क्या है? एरर कुछ नहीं है। सपोज आपने सेल किया, आपने मुझे सेल किया उधार पे, तो आपको क्या एंट्री करना चाहिए? आपने मुझे सेल किया है, रिसीवर कौन है? मिस्टर रमन, तो रमन अकाउंट डेबिट वो रिसीवर होगा, और क्रेडिट क्या करेंगे? सेल अकाउंट। आपने उधार पे सेल किया है, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए मैं बस आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप इन सब चीज़ों को हमारे एक फैकल्टी के द्वारा ही देखेंगे। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एरर क्या होता है। एरर कुछ भी हो सकता है। सपोज हमने जो है एक सेल किया मिस्टर रमन को, और हमें एंट्री पास करनी थी, हमने क्रेडिट पे सेल किया है, हमने लिखा है रमन अकाउंट डेबिट, रमन अकाउंट डेबिट। सपोज आपने 5,000 रुपये का सेल किया था मुझे, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री आप होनी चाहिए थी। 5,000 रुपये का सामान सेल किया था, बट आपके अकाउंटेंट ने जब एंट्री पास कर रहा था तो ये ना करके उसने पास कर दिया रमन अकाउंट डेबिट 500 टू सेल अकाउंट 500, उसे एक क्रेडिकल मिस्टेक हो गया। इसके कारण क्या हो गया? इसके कारण 4,500 से आपका सेल अकाउंट भी कम दिख रहा है, और रमन अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी 4,500 रुपये से घट रहा है। ये एक एरर है। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था रमन अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल अकाउंट 5,000, बट किया कि आपके अकाउंटेंट ने 1 0 छोड़ दिया लिखना। उसको 5,000 को जल्दबाजी में देखा, उसने उसको 500 रुपये समझे, तो एंट्री क्या की उसने? रमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 500। ये एक एरर है। अब इस एरर का हमें रेक्टिफिकेशन करना है, हमें इसको सुधारना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको इरेज कर देंगे, मिटा देंगे और नया लिखेंगे? नहीं, हमें बस इतना सोचना है कि होना क्या चाहिए था। होना ये चाहिए था, जो सही एंट्री है एक रफ सीट में पहले सही एंट्री लिखिए, रमन अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल अकाउंट 5,000। अब इस रफ एंट्री से जो एंट्री आपने कर दी है उसके मैच कीजिए। रमन 5,000 से डेबिट होना चाहिए था, रमन 500 से डेबिट हुआ है। इसका मतलब रमन शॉर्ट कितना कम डेबिट हुआ है? 4,500 से। उसके बाद सेल क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, आपने सेल को क्रेडिट किया है, सेल क्रेडिट होना चाहिए था 5,000 से, आपने सेल को क्रेडिट किया है 500 से। कितना शॉर्ट किया है? 4,500 से। इसका ये मतलब है अगर हम एक एंट्री ऐसा पास कर दें कि 4,500 से और सेल को भी 4,500 से अगर हम एंट्री कर देते हैं तो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये एंट्री ऑलरेडी करके रखा हुआ है। हम एक दूसरी एंट्री पास करेंगे, रमन अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री पास करेंगे रमन अकाउंट डेबिट 4,500, जबकि हमने सेल 5,000 का किया है, 500 का पहले ही एंट्री कर दिया है, तो बैलेंस का ही एंट्री अब करेंगे। रमन अकाउंट डेबिट 4,500 टू सेल अकाउंट 4,500, और नरेशन लिखेंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास एज 5,000 सेल वैल्यू वाज रिकॉर्डेड एज 500 अर्लियर। ऐसे करके आप नरेशन लिख देंगे, आपका कंप्लीट। तो ये आपने जो है जो एरर था, ये जो एरर आपने किया है, इसका रेक्टिफिकेशन आपने यहाँ पे इस एंट्री के थ्रू की, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये एंट्री आप नहीं कर सकते हैं अब। ये जो सही एंट्री है, जो ये होनी चाहिए थी, ये जो सही एंट्री है रमन अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल अकाउंट, ये सही एंट्री थी। अब आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप 500 का एंट्री कर चुके हैं, तो अब आप ये एंट्री कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप मिटा के दोबारा लिखेंगे, वो सब नहीं होता है। आप क्या करेंगे? एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। आप देखेंगे मैंने क्या गलती किया, एनालाइज करेंगे, और बैलेंस के लिए आप एक रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे पास कर दिया। आपने जैसे रमन अकाउंट को 4,500 से डेबिट किया, तो 4,500 से यहाँ पे डेबिट हुआ है, 500 से पहले डेबिट हुआ है, 4,500 500 यानी कि 5,000 से डेबिट हो गया। सेल भी उसी तरह से यहाँ पे 500 से क्रेडिट हुआ, यहाँ पे सेल 4,500 से क्रेडिट हुआ, मतलब टोटल सेल 5,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, 5,000 से क्रेडिट अब हो गया। इसी को हम लोग जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं। ये बहुत तरह के हो सकते हैं। एक रेक्टिफिकेशन का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको।
अब पेज नंबर 49 पे कुछ एग्जाम्पल्स है रेक्टिफिकेशन के लिए, मैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेता हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए, ताकि आप लोग जो है आगे के क्लास में आपको इसको समझने में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को आपको सुविधा हो। पेज नंबर 49 पे आइए। इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ये सब एरर हो गए हैं, इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो जरूरी जर्नल एंट्री है आप उसको पास कीजिए। पहला है एन अमाउंट ऑफ ₹2000 विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखिए क्या हुआ है, क्या चीज़ डेबिट हो गया, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, जबकि वो ड्राइंग था मालिक ने अपने पर्पस के लिए निकाला था। मतलब आपने एंट्री जो की है, क्या हुआ कि आपके मालिक ने सपोज 2000 रुपये का सामान निकाला, सामान 2000 रुपये का निकाला, तो आपका अकाउंटेंट भी समझदार था, वो बोला कि मेरा तो 2000 रुपये का खर्च हो गया, बिजनेस का खर्च हो गया, क्योंकि मालिक ने ले लिया तो 2000 रुपया हमारे बिजनेस में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट उसने ड्राइंग न लिख के ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया, खर्चा समझा उसने उसको, और ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2000 रुपया। और सपोज कैश में उसने निकाला है, सपोज ये कैश है, एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हो रहा है कि कैश निकाला है या गुड्स निकाला है, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसने कैश को निकाला है। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके उसने इसको, मालिक ने जो 2000 रुपये निकाले, तो मालिक ने पैसे निकाले तो बिजनेस से पैसा गया, तो ये एंट्री कैश अकाउंट को क्रेडिट उसने सही किया। बट मालिक ने पैसा निकाला है, तो मालिक जब भी पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। ये वो भूल गया या वो सोचा, उसको समझ में नहीं आया, उसने सोचा कि हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पैसा निकला है, हम एक्सपेंस अकाउंट को, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो ये एक एंट्री है जो पास हुई, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री पास्ट। ये कर चुका है आपने, एंट्री पास्ट। अब इसके बाद जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, हम लोग हमेशा 3 चीज़ पे ध्यान देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। जब भी हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री करते हैं तो हम लोग 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पहला है एंट्री पास्ट, एंट्री क्या पास हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग सोचते हैं एंट्री क्या पास होना चाहिए था, एंट्री टू बी पास्ट, क्या करना चाहिए था, एंट्री पास्ट, एंट्री टू बी पास्ट, और तीसरा हम लोग लिखते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। अब करना क्या पड़ेगा, कौन सा एंट्री पास करें जो कैंसिल कर सकें हम इफेक्ट को। एंट्री पास्ट, एंट्री क्या गलत पास हो गई है, एंट्री क्या पास होना चाहिए था, रेक्टिफाइंग एंट्री। जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं तो हम लोग सबसे पहले एक रफ सीट में जो एंट्री पास है उसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है, ये एंट्री उसने पास कर दी है। दूसरा वो करेगा एंट्री क्या पास होना चाहिए था, तो एंट्री टू बी पास्ट में वो ये मान लीजिए ये पहला है एंट्री पास्ट, एंट्री टू बी पास्ट, और तीसरा रेक्टिफाइंग एंट्री। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से 2000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो ड्राइंग है, क्लियर है। जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, और हम उसको डेबिट करते हैं। ड्राइंग मालिक को रिप्रेजेंट करता है, डेबिट द रिसीवर, मालिक को डेबिट कीजिए। तो मालिक को तो उसका नाम यूज नहीं करते हैं, मालिक जब पैसा देता है तो कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, जब पैसा लेता है तो ड्राइंग लिखते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000, और बिजनेस से कैश निकला है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते 2000 से। ये है एंट्री टू बी पास्ट, एंट्री टू बी पास्ट। लेकिन क्या हम अब ये एंट्री कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम कर नहीं सकते हैं, ये होना चाहिए था। ये सेकंड नंबर वाली एंट्री सही अकाउंटेंट जो समझदार था वो ये एंट्री पास करता, लेकिन वो ये एंट्री ऑलरेडी पास कर चुका है, कैश को ऑलरेडी 2000 रुपया निकाल चुका है। यहाँ पे भी कैश निकलना चाहिए था, आधा तो उसने सही किया था, बट ये एंट्री अब हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रबड़ से इसको मिटा दिया और ये लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए हम दोनों को कंपेयर करेंगे, हम मिलाएंगे। अच्छा
इसमें भी कैश क्रेडिट होना चाहिए था, इसमें भी कैश क्रेडिट हुआ है, तो ये वाला पोर्शन सही है। ये पहले उसने इस दोनों को मिला के देख लिया। फिर वो देखेगा ये डेबिट होना चाहिए था, मैंने इसको डेबिट कर दिया, ओके। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मैंने ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया है। इसी गलती को सुधारना है। कैश तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, ये वाला जो है वो सही है। तो वो क्या करेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए? कैश निकलना था वो ऑलरेडी आपने निकाल दिया है, देखिए, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैश में कोई गलती नहीं है। कैश टू कैश अकाउंट 2000 होना चाहिए था, आपने भी टू कैश अकाउंट 2000 लिखा है, तो कैश में कोई गलती नहीं है। केवल गलती है कि ये होना चाहिए था डेबिट, ये ना हो कि ये डेबिट हो गया है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए हम इस दोनों को मैच करते हैं, और अगर ये डेबिट होना चाहिए था तो इसको डेबिट करेंगे, और अगर ये डेबिट गलती से कर दिए हैं, इफेक्ट को नील करने के लिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया। ये एंट्री हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री के तौर पे पास करनी होगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000 टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 2000, ये हमें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री इसमें पास करना होगा। इससे क्या होगा? आप देखिए, ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट था 2000 से, यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस आप क्रेडिट कर रहे हैं 2000 से। मतलब ये जो इफेक्ट था, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो गया गलती से, जैसे ही आप क्रेडिट करेंगे ट्रेड एक्सपेंस को 2000 से, इफेक्ट जीरो हो जाएगा। डेबिट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप क्या किए? क्रेडिट किए। यही होता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट के थ्रू ही आप जो है प्लस माइनस करते हैं। ट्रेड एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया 2000, इसको ठीक करना है, इसको क्रेडिट कर दो, तो आपने टू ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया। डेबिट ड्राइंग अकाउंट होना चाहिए था, नहीं किया था, अभी उसको डेबिट कर दो, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, हमारा ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। क्यों? आप देख लीजिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000 हो गया, ड्राइंग डेबिट हो गया 2000 से, ड्राइंग डेबिट हो गया 2000 से। कैश निकलना था 2000 का, कैश ऑलरेडी निकला हुआ है यहाँ पे 2000 का, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 2000 से। और ट्रेड एक्सपेंस पहले डेबिट हुआ 2000 से, ट्रेड एक्सपेंस पहले डेबिट हुआ 2000 से, और फिर क्रेडिट भी हो गया 2000 से। मतलब डेबिट भी हुआ और माइनस भी हो गया, मतलब ये जीरो हो गया। तो ऑटोमेटिक फाइनली क्या हुआ? ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000, जो एंट्री आपको पास करना था वो इस रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू आपका वो काम खत्म हो गया। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री यही है। उसके बाद है एक दूसरा एग्जांपल, इसमें देख लेते हैं। ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नाथन, नाथन से आपने क्या किया है? परचेज किया है 3000 रुपये का, नाथन से आपने परचेज किया है 3000 का, वह सेल्स बुक में एंट्री हो गई, मतलब उसको आपने परचेज को सेल दिखा दिया, ये एंट्री हो गई। तो आप देखिए कैसे हुआ है, आपने परचेज ऑफ गुड्स को सेल दिखा दिया, परचेज को सेल दिखाया है। तो आपने क्या कर दिया है? मान लीजिए उधार का माल था, आपने भी उधार के बदले इसको जो है सेल में दिखा दिया है, उधार सेल दिखा दिया। उधार परचेज था, आपने उधार सेल दिखा दिया। उधार परचेज का ट्रांजैक्शन था, नाथन से आपने माल उधार पे परचेज किया था 3000 का, आपके अकाउंटेंट ने गलती से नाथन को उधार सेल दिखा दिया अपने बुक में। तो उसने क्या एंट्री पास की? उसने एंट्री पास की नाथन अकाउंट डेबिट, उसके हिसाब से सेल है, हुआ था परचेज, लेकिन उसके हिसाब से उसने उसको सेल समझ लिया। तो नाथन को उसने क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। डेबिट द रिसीवर, वो सेल समझ रहा है, सेल समझ रहा है मतलब माल बेचा है, तो नाथन रिसीव किया होगा। नाथन अकाउंट डेबिट, नाथन को डेटर बना दिया, नाथन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल उसके लिए इनकम है, वो सोचा सेल अकाउंट है, सेल हो रहा है, इनकम है, क्रेडिट करेंगे। एंट्री उसने ये पास कर दी। पहला चीज़ क्या है? एंट्री पास्ट, ये है एंट्री पास्ट। सबसे पहले आप यही लिखेंगे, एंट्री क्या? पास हुई है, एंट्री पास्ट।
नाथन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब है एंट्री टू बी पास्ड। एंट्री क्या पास होना चाहिए था, एंट्री जो पास होना चाहिए था वो ये परचेज का मामला था। आपने उधार पे परचेज किया था, परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट 3000 रुपये से, और आपको ये माल उधार दिया था, किसने दिया था, नाथन ने दिया था, तो क्रेडिट द गिवर, तो नाथन अकाउंट को आप क्रेडिट करते, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट 3000 से। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, टू बी पास्ड, ये पास होनी चाहिए थी, ये करना चाहिए था। परचेज का केस था, उधार पे परचेज लिया है, परचेज किया है, जैसे जब भी परचेज करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन या डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। माल किसने दिया आपको, नाथन ने दिया, तो क्रेडिट द गिवर टू नाथन अकाउंट 3000, ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। ये ना करके उसको सेल समझ लिया और आपके अकाउंटेंट ने ये वाला नाथन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कर दिया। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। अब रेक्टिफिकेशन में तो आप ऐसा नहीं है कि इसको मिटा दिया और आपने ये लिख दिया, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे इस दोनों को एनालाइज करके क्या एंट्री पास करें कि जो मेरा ये वाला इफेक्ट है कि परचेज 3000 से डेबिट हो और नाथन 3000 से क्रेडिट हो, वो आ जाए। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि नाथन 3000 से क्रेडिट होना चाहिए था, बट नाथन 3000 से ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। इसका मतलब है कि नाथन 3000 से घटना चाहिए था या 3000 से क्रेडिट होना चाहिए था, वो ना होके 3000 से डेबिट हो चुका है। मतलब नाथन को आपको जो है 6000 से क्रेडिट करना होगा। तो एक तो नाथन अकाउंट क्रेडिट होगा, नाथन अकाउंट 6000 से क्रेडिट होगा। उसके बाद आपने सेल को जो है दिखा दिया था, सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, बट सेल अकाउंट क्रेडिट होता क्या, नहीं होता, तो इस सेल का कोई चर्चा ही नहीं था, तो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने के लिए क्या करना होगा आपको, सेल को डेबिट करना होगा। सेल अकाउंट को आपने डेबिट किया, सेल अकाउंट डेबिट 3000। ये जो सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया है, इसको ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, सेल अकाउंट को डेबिट करना होगा, 3000 से डेबिट किया। और परचेज अकाउंट 3000 से डेबिट परचेज अकाउंट 3000 से डेबिट होना चाहिए था, ये हुआ ही नहीं है, तो हमें परचेज अकाउंट को 3000 से डेबिट भी करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। मैं फिर से लिख रहा हूँ, आप देखिए, फिर से शुरुआत से समझ लेते हैं। नाथन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये गलत एंट्री पास कर दी, होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट। अब करेक्ट करना है तो सबसे पहले तो ये सोचें कि सेल अकाउंट फालतू का गलती से क्रेडिट हो गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सेल अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ है, इसको अब ख़त्म करना है, तो हमारे पास अकाउंट में एक ही तरीका है कि हम डेबिट करें। तो सबसे पहले सेल अकाउंट को जो गलती से क्रेडिट हो गया था, टू में देख रहे हैं ना, नाथन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सेल अकाउंट को आप सबसे पहले डेबिट कर दीजिए। कितने से, 3000 से क्रेडिट हुआ था, तो 3000 से आप उसको डेबिट कर दीजिए। दूसरा फिर आप सोचेंगे परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 3000 से, वो हुआ ही नहीं, यहाँ पे कहीं परचेज अकाउंट का चर्चा है, ये एंट्री हुई ही नहीं है, तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए सबसे पहले 3000 से। परचेज अकाउंट डेबिट 3000 रुपया, ये होना चाहिए था। अब देखिए 3 6000 से डेबिट हो गया, तो क्रेडिट आप कीजिए नाथन को टू नाथन अकाउंट 6000 रुपया। जब आप ये एंट्री पास करेंगे, यही रेक्टिफाइंग एंट्री है, यही रेक्टिफिकेशन एंट्री है। जब आप ये एंट्री पास करेंगे तो आपका इस ट्रांजैक्शन जो गलत एंट्री हो गई है, इसका इफेक्ट आप नलीफाई कर देंगे। कैसे, सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया 3000 से, उसको सेल अकाउंट डेबिट करके ख़त्म कर दिया। नाथन अकाउंट डेबिट हो गया था 3000 से, तो नाथन अकाउंट को सबसे पहले तो 3000 से गलती से डेबिट हुआ है, तो गलत वाला डेबिट को पहले ख़त्म करने के लिए उसको 3000 से क्रेडिट करना होता, तो नाथन के लिए 3000 तो क्रेडिट करना ही है। पहला बात, इस गलती को मिटाने के लिए नाथन अकाउंट जो गलती से डेबिट हुआ है, पहले इस गलती को ख़त्म करने के लिए कोई तरीका नहीं है, मिटा नहीं सकते हैं, तो जितने से डेबिट हुआ है ख़त्म करने के लिए उतने से क्रेडिट करना होगा। तो नाथन को तो सबसे पहले 3000 से क्रेडिट करना होगा, पहला
इस गलती को ख़त्म करने के लिए। दूसरा, नाथन एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था 3000 से, वो भी नहीं पास किए हैं। तो टोटल कितना क्रेडिट करना पड़ेगा नाथन को? एक तो जो नाथन एक्चुअल में 3000 से क्रेडिट होना चाहिए था वह, और एक नाथन जो गलती से डेबिट हुआ है उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए 3000 क्रेडिट करना पड़ेगा, वह भी 3000। तो 3000 वो और ये 3000 जो होना चाहिए था, तो नाथन 6000 से। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। तो आपके बुक्स में ये एंट्री रहेगी और ये एंट्री रहेगी, आपका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। इसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है सबसे लास्ट में, इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे जो अन्य फैकल्टी हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको, हमारे यहाँ जो वो हैं एक फैकल्टी आएंगे वो सिस्टमेटिक मैनर में आपको आगे गो थ्रू कराएंगे, और फिर से जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है उसके बारे में बात करते हुए वो आपको जर्नल भी बताएंगे, लेजर भी बताएंगे, ट्रांजैक्शंस भी बताएंगे, और उसके बात करते हुए वे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे वो डिस्कस करेंगे। मेरा ये लास्ट सेशन हो रहा है, इसमें मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग कभी घबराएं नहीं, पेशेंस लूज़ नहीं कीजिएगा। ये आपके लिए नया टॉपिक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत भारी है और आपको शुरुआत के क्लासेस अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को बार बार सुनेंगे, बार बार इसको बनाएंगे, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि सबसे पहले तो मेरा जो ये सजेशन है कि आप लोग घबराएं नहीं, टेंशन का कोई बात नहीं है। मैंने बहुत डिटेल में बहुत धीरे धीरे आप लोगों को समझाया है। अगर आप इतनी ही चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप एटलीस्ट जर्नल एंट्री पास करना तो सीख ही जाएंगे, और वही बेसिक्स है। उसके बाद आप मेहनत करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको आसानी से समझ में आएंगी। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं इंग्लिश के बारे में बोलना चाहता हूँ। अकाउंट्स हिंदी में नहीं बनता है। आप लोगों में से बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे, तो जितना हो सके, जितना मेहनत कर सकें अपनी इंग्लिश को। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको बहुत अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, बट अकाउंट्स चूँकि इंग्लिश में ही बनता है, जो सॉफ्टवेयर है हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, वो इंग्लिश में ही आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी। ज़्यादा नहीं लिखना होता है। आप बताइए इसमें कितना इंग्लिश है? कुछ नहीं है। नरेशन एक लाइन का जो होता है जर्नल एंट्री में, वो एक लाइन का इंग्लिश यूज़ करना होता है। तो उतना इंग्लिश आपको समझने के लिए आपको थोड़ा अपने ऊपर भी मेहनत करना होगा कि आप एटलीस्ट उतना समझ सकें। प्लस जो बिल्स आएंगे, जो इन्वॉइसेस आएंगे, आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पे जो वाउचर्स आएंगे, बिल आएंगे, इन्वॉइस आएगा, वो सब इंग्लिश में लिखा होगा। तो उसको भी थोड़ा आप एक बार देखें, आपको समझ में आ जाए। इतना इंग्लिश आपको डेवलप कर लेना होगा सो दैट कि आपको दिक्कत नहीं हो। तीसरा, आपके पास 2-3 महीने का समय है एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए। टैली, हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बेसिक सीखेंगे। अकाउंट्स जब आ जाएगा तो फिर टैली अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कैसे होती है वो सीखेंगे। अगर आपको अकाउंट्स मालूम है तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपके लिए बहुत आसान है। वो केवल एंट्री करेंगे और टैली सॉफ्टवेयर जो है सारी चीज़ों को बना देता है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी है, वो सीख जाएंगे। उसके बाद आपको जीएसटी सीखना है। जीएसटी सीखने से पहले, मतलब 20 और 25 सेशन के बाद, मतलब आधे सेशन जो आपके ई लर्निंग कंटेंट के हैं वो जीएसटी पे हैं, उससे पहले आपको अपने ऊपर इतना मेहनत कर लेना है कि आप जो है उन सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो आपको ये 3 महीने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करना है। घर जाके भी काफ़ी पढ़ाई करें, इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करें जो भी आप पढ़ते हैं, और मन से सीखें। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से इस कोर्स को पास कर लेंगे और सीख के पास करेंगे। ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत कीजिए। अब मैं एक रिकैप देना चाहता हूँ कि शुरुआत से लेके अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस किया और आप लोगों को क्या समझ में आया। सबसे पहले मैंने आप लोगों से बिजनेस क्या होता है इसके बारे में बताया था। बिजनेस मैंने बताया था आपको, बिजनेस 3 तरह का होता है। हम लोग बिजनेस में ट्रेडिंग भी करते हैं, हम लोग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, और हम लोग बिजनेस में सर्विसेज भी जो देते हैं वह है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, आप मोबाइल का दुकान खोल के बैठे हैं, साड़ी का दुकान खोल के बैठे हैं, तो ये सब ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है।
और मैन्युफैक्चरिंग, आप अगर ईंट का भट्टा लगाते हैं, आप कोई चीज़ बना के बेचते हैं, आप साड़ी का मैन्युफैक्चर करते हैं, बना के बेचते हैं तो मैन्युफैक्चर्ड हुआ। और अगर आप कोई एडवोकेट हैं तो आप सर्विस देते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप सर्विस देते हैं, आप जीएसटी के प्रैक्टिशनर हैं आप सर्विस देते हैं, आप टेंट समियाना का बिजनेस करते हैं तो आप सर्विस देते हैं, आप गाड़ी भाड़े पे चलाते हैं तो आप सर्विस देते हैं। ये सब भी चीज़ें बिजनेस का ही एग्जाम्पल है। तो बिजनेस जिन तरीके से होते हैं, ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिजनेस या तो हम प्रोप्राइटरशिप के तरीके से कर सकते हैं, पार्टनरशिप के तरीके से कर सकते हैं, कंपनी बना के कर सकते हैं, या ट्रस्ट और सोसाइटी बना के कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ही आदमी उस बिजनेस का मालिक होता है, उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। 2-3 आदमी मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, उनको पार्टनरशिप बोलते हैं। कंपनी का बनाने का मतलब कि इंडियन कंपनीज एक्ट में आप अपनी एक नई कंपनी बनाते हैं, उसके अंदर डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उसको कंपनी बोलते हैं। चौथा मैंने बताया था ट्रस्ट और सोसाइटीज़, ये सब बेसिकली नॉन प्रॉफिट मोटिव से के तहत बने हुए ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बट वो भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो वो भी उनका भी हम लोग बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग सिंपल है, आपके पास जो भी डे टू डे बिजनेस में जो भी घटित होता है उसका लेखा जोखा जो तैयार करते हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस और इवेंट में मैंने अंतर बताया था आपको। इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है? ट्रांजैक्शन वो है जिसमें मनी का या तो आदान प्रदान अभी हुआ है या आगे चल के होगा, वो कंफर्म हो गया, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इवेंट, ट्रांजैक्शन भी एक तरह का इवेंट है, बट हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसी भी घटनाएं बिजनेस में होती हैं जिसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है, तो अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर बदल गया, क्या इसका बुक्स में रिकॉर्ड होगा? नहीं। पार्टनर के बीच में झगड़ा हो गया, दो पार्टनर चला गया और 2 नया पार्टनर आ गया, क्या इसके बुक्स में अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगी? नहीं, अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। हम कोई माल का ऑर्डर देते हैं, केवल ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्या केवल ऑर्डर प्लेस कर देने से उसके बुक्स में रिकॉर्डिंग हो जाएगी? नहीं, जब तक माल खरीदा या बेचा ना जाए, चाहे उधार में बेचा जाए चाहे कैश में बेचा जाए। तो ट्रांजैक्शन की ही बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है। ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है, बट दोनों ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था अकाउंटिंग का एक जो जनरल है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स जर्नल पास करते हैं, क्लासीफाई मतलब लेजर बनाते हैं, समराइज यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं।